कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? तो याद रखने के लिए, अगर याद रखने में दिक्कत हो रही हो तो बहुत ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना है ना। इसको हम लोग अच्छे से कवर कर ले रहे हैं बहुत सारे जनरल स्टडीज़ के एंगल से, इसलिए देख रहे हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसमें कंफर्टेबल रहें, है ना। तो इसको याद रखने के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत होती हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंगी वगैरह देखा था, अभी हम लोग मेनली प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को देखेंगे। तो प्लांट किंगडम को जब देखते हैं तो यहाँ प्लांट किंगडम का विभाजन या डिवीजन जो है हमारा, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, है ना। 5 जो है ये मुख्य भाग में विभाजन किया गया है प्लांट किंगडम को। अब सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे जो ये विभाजन किया जाता है उसका, आप जब मोनरा से लेके और एनिमलिया एंड प्लांटिक किंगडम तक जा रहे हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो इसका डेवलपमेंट के स्टेज के अनुसार इसका विभाजन किया जाता है ना। डिफरेंट स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है, जो जितना ज़्यादा आगे जितना आगे बढ़ेंगे फाइलम में उतना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट है। तो जैसे प्लांट में जितना डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा डेवलप किया हुआ एनिमलिया किंगडम। एनिमलिया में भी जो यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट जो है बढ़ता चला जाएगा। सेलुलर डेवलपमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम का होना, ये सारी चीज़ें इसमें ऊपर से नीचे की ओर जो बढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जितने नीचे जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी है, जितना ऊपर से जितना नीचे जाएंगे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो यहाँ पे थैलोफाइटा जो होता है थैलस के रूप में होता है। इसमें पत्ती, तना, जड़ इत्यादि जो है अलग अलग विकसित नहीं होता है, इसलिए थैलस होता है। और इसमें हम लोगों को समझना है कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि ये स्टार्च के रूप में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अलगी, ठीक है। शैवाल, यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल या इसको कहिए, अलगी जो होता है वो थैलोफाइटा में आता है, ठीक है, शैवाल कहते हैं। अलगी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कहाँ होता है अलगी? हाँ, पानी में होता है। जो नमी वाली सतह होता है वहाँ पे जम जाता है। बारिश में जो काफ़ी पानी पड़ेगा तो वहाँ पे अलगी जम जाता है। जो काई वगैरह होती है ना, उस तरह का ये भी चीज़ है। बहुत सारे इसके टाइप्स हैं अलगी के भी। इसमें क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा? क्लोरोफिल होगा ना, क्योंकि ये कहाँ पे है, इसमें होना ही है, होगा ही क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोसिंथेसिस होगा इसमें। तो अलगी जो होता है वो थैलोफाइटा में आता है, पूछा जा सकता है। अलगी जो अपना भोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में उसको जमा करता है ना, स्टार्च के रूप में। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है अलगी का, है ना। तो ये नोट कर लेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी या शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का आर्थिक महत्व तो आप लोग कुछ जानते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अलगी का क्या? सर ये तो टाइपराइटर होता है, फिर के बनाने में, फिर जैकेट वगैरह बनाने में। हाँ, इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलगी फूड के रूप में भी यूज होता है, भोजन के रूप में, है ना। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अलगी में। तो ये खाने के रूप में बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो भारत में ये कम इस्तेमाल होता है खाने के रूप में अलगी, जो जहाँ समुद्र के किनारे जो देश हैं तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, जापान में पोरफाइरा एक अलगी है, उसको खाया जाता है। अल्वा और पोरफाइरा नोट कर लीजिए। जापान में अल्वा और पोरफाइरा जो है खाने में इस्तेमाल होता है। अल्वा और पोरफाइरा ये खाने में इस्तेमाल होता है।
उसी तरह से अलवा जो है, अलवा को क्या और क्या कहा जाता है? समुद्री सलाद भी बोल सकते हैं अलवा को ही बोलते हैं समुद्री सलाद। सर नमक वगैरह बनाने में भी हाँ हाँ बढ़िया। एक नॉस्टॉक हम लोग पहले भी देखे थे, है ना? तो नॉस्टॉक यहाँ भी देखेंगे क्योंकि वो अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉस्टॉक का जो यूज, जो वहाँ हम लोग कुछ ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में पढ़े थे, वो आप इसमें भी समझ, इससे भी वही चीज़ यहाँ भी है। तो रिपीटेशन हम लोग नहीं करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो देखे थे उसको बार बार नहीं देखेंगे। नॉस्टॉक को चाइना में खाया जाता है, ये नोट कर सकते हैं आप। चाइना में नॉस्टॉक को यूज किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अलगी का यूज होता है, शैवाल का, लिख लीजिए। विभिन्न व्यवसायों में प्रयोग या यूजेस इन इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या है, एलिजन एक होता है, एलिजन, ये शैवाल का नाम है, एलिजन, नोट कीजिए। एलिजन जो है एक पदार्थ है जो शैवाल से निकलता है, इस शैवाल से निकलने वाला पदार्थ है ना, शैवाल से इसको निकाला जाता है और इसका यूज टाइपराइटर की फिल्मों में किया जाता है। टाइपराइटर के जो वो रोलर्स होते हैं ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो, अब तो टाइपराइटर आउटडेटेड हो गया, कंप्यूटर टाइपिंग आ गई, लेकिन जो टाइपराइटर के रोलर होते थे उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद इसका कुछ और कहीं कहीं भी अन्य इस्तेमाल भी है, जो मेनली टाइपराइटर में, वोल्केनाइजेशन में भी लिख लीजिए, वोल्केनाइजेशन। उसके बाद और महत्वपूर्ण है एक सारगासम है ना, सारगासम से कृत्रिम ऊन बनाया जाता है, सिंथेटिक ऊन। सारगासम, इससे बनता है कृत्रिम ऊन, सिंथेटिक ऊन, सारगासम से। देखिए मैं लिखूं। उसके बाद लेमिनेरियास का यूज हम लोग करते हैं, लेमिनेरिया और फ्यूकस का यूज करते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब बनाने में। उसके बाद एक अगर सुना है नाम आप लोगों ने? अगार भी बोलते हैं, क्या है? ये जो अगार है, ये रेड अलगी से प्राप्त किया जाता है, नोट कर लीजिए, रेड अलगी। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम में यूज होता है। लैब में जो पौधों का संवर्धन किया जाता है, बनाया जाता है, पौधों को उगाया जाता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जेली इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, आइसक्रीम इंडस्ट्री, जेली इंडस्ट्री, बहुत सारा यूज है इसका। ध्वनि रोधक, ताप रोधक, ये सब है, साउंड प्रूफ बनाता है, सब में यूज होता है। एक और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये जो निकलता है ग्रेसेलिया और जेलिडियम, इन दोनों शैवाल से ये निकाला जाता है। शैवाल का नाम, अलगी का नाम ये है, और इस अलगी से ये अगर निकलता है, और ये रेड अलगी। एग्रीकल्चर का यूज हम लोगों ने देखा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को में यूज करते हैं हम लोग इसको। अलगी का यूज होता है, जो आपने नॉस्टॉक, एनाबीना लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो हमारा ब्लू ग्रीन अलगी है, लाइकेन एसोसिएशन हाँ, और ब्लू ग्रीन अलगी को
वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। जो भूमि अगर वेस्ट लैंड है जो बंजर हो गई, उसको भी उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाने में ब्लू ग्रीन अलगी को यूज़ करते हैं, नील हरित शैवाल को यूज़ करते हैं ऊसर भूमि को या वेस्ट लैंड को उपजाऊ बनाने में। इसमें नॉस्टॉक एग्जाम्पल है इसका, जो ब्लू ग्रीन अलगी जो हम लोग यूज़ करते हैं जो बंजर या ऊसर ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाने में, उसमें नॉस्टॉक उसका एग्जाम्पल है। ये नॉस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन अलगी है, साइनोबैक्टीरिया है। कुछ भी पूछे उसको समझना है उस ढंग से, भारी नहीं समझना है। और जैसे बार बार ये आ रहा है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, बार बार बता रहे हैं। ब्लू ग्रीन अलगी एक बड़ा ग्रुप है ना। इसमें नॉस्टॉक है, एनाबीना है ना, स्पाइरुलिना है, जो बहुत सारा है। ये ब्लू ग्रीन अलगी है। इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग मेनली यूज होता है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेडिसिन में भी यूज होता है, मेडिसिनल यूज एज मेडिसिन है ना। एंटीबायोटिक निकलता है क्लोरेला से। क्या निकलता है? क्लोरेलिन। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है जो क्लोरेला से निकलता है। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक क्लोरेला से निकलता है। और एक स्पाइरुलिना भी तो ये लिख सकते हैं। ये तो शैवाल से फायदा हुआ, हानि क्या है? ये वाटर पॉल्यूशन बढ़ाता है ना। उसके बाद जो नमी वाली सतह है वहाँ पे फिसलन पैदा करता है, तो ये भी एक नुकसान हो गया इससे। फिर कुछ कुछ बीमारियाँ, छोटी छोटी चाय की पत्तियों में जो कुछ बीमारी हो जाती है इसकी वजह से। उसके बाद ये मेन इसका वाटर पॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा ब्रायोफाइटा है ना। ब्रायोफाइटा हेलोफाइटा से थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाएगा ब्रायोफाइटा हमारा, लेकिन ये भी इसमें क्या होता है कि नॉन वस्कुलर होता है, गैर संवहनी होता है। संवहन उत्तक क्या करता है? जैसे जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स का। तो इनमें जो डिफरेंशिएशन किया गया है वस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे, बीज कैसा होगा या नहीं होगा, इन सब बेसिस पे इसके अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब जो चीज़ें हैं वो जानना है। इसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद थैली के जैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसका भी होता है। ये भी इसमें अलग अलग सब कुछ नहीं होता है, जैसे पत्ता, जड़, तना, ये सब अलग अलग नहीं होता है। उसके बाद इसका महत्वपूर्ण जो इसके बारे में जानना है हमको, सबसे इम्पोर्टेंट है ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसको बोलते हैं। जो पादप जगत का उभयचर बोलते हैं इसको, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? दोनों जगह एम्फीबियंस का क्या हो? एम्फीबियंस का मतलब क्या? पानी में भी रह सकता है, सूखी जगहों पे भी रह सकता है, इसीलिए। तो यहाँ तो हमारा एम्फीबियंस एक क्लास है ही एनिमेलिया में, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई एम्फीबियन क्लास नहीं है, तो इसको प्लांट्स का एम्फीबियन बोलते हैं हम लोग, है ना। एम्फीबियन नाम नहीं है, बट इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है ये। ब्रायोफाइटा में क्या होता है ना, इसमें एक बहुत खास तरह की फीचर देखने को मिलेगी आपको कि ये कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सोखता है, पानी को या कोई लिक्विड को, है ना। इस फीचर के चलते इसका बहुत तरह का इस्तेमाल होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बताया जाता है कि रुई के जगह ब्रायोफाइटा के किसी प्लांट का इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी बड़ी मात्रा में कॉटन की ज़रूरत हुई, नहीं मिल पाया, तो ब्रायोफाइटा का कुछ था जिसका इस्तेमाल किया गया, वह रुई के जगह पे ब्लड घावों को भरने के लिए, है ना। तो इस तरह का इसका यूज है। बाढ़ पे भी नियंत्रण रखता है ना, क्योंकि जल को रोकता है, तो बड़ी मात्रा में लगाने पे बाढ़ के नियंत्रण में कभी कभी सहायक सिद्ध होता है ये।
उसके बाद ये इरोजन को भी रोकने में सहायक होता है, इरोजन को रोकता है। मॉस जो होता है वो इसका कॉमनली आप मॉस समझ सकते हैं, मॉस है ये जो ब्रायोफाइटा। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूज किया गया था रुई की जगह, उसका नाम था स्फैग्नम, स्फैग्नम। स्फैग्नम उसके बाद हम लोग आते हैं टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या याद रखनी है इसमें, एम्फीबियन है ना, प्लांट किंगडम का। और उसके अलावा जो जो बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब याद रखना है आपको। हाँ, मॉस है ये। मॉस किस कैटेगरी से होता है, किस क्लास में है, पूछा जा सकता है। मॉस इनमें से किससे संबंधित है, तो याद रखना है। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या है कि अगर आप यहाँ से इसको देखें तो इन तीनों में वास्कुलर टिश्यू रहता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम रहेगा, है ना, जो संवहन उत्तक होता है वो उपस्थित होता है इसमें, इन तीनों में। इसको सम्मिलित रूप से ट्रैकियोफाइटा भी बोलते हैं, इन तीनों को मिला के, ठीक है, ट्रैकियोफाइटा। नहीं लिखने की जरूरत है उतना, बस जानिए कि इन तीनों को ट्रैकियोफाइटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इसलिए कैटेगराइज किया गया। हम उतना डिटेल बहुत ज़्यादा नाम लिखने की हम लोग को जरूरत नहीं है। अब टेरिडोफाइटा जो है यहाँ भी बीज नहीं होता है, ठीक है, सीडलेस होता है टेरिडोफाइटा, यानी सीड भी नहीं होगा और फ्लावर भी नहीं होगा टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में बहुत कुछ नहीं जानना, बस नो सीड नो फ्लावर। इसमें मेनली दो ही भाग होता है टेरिडोफाइटा में, ठीक है। क्या क्या होगा, जड़ होगी और पत्तियां होंगी। इसका डिफरेंशिएशन जब पार्ट्स देखेंगे तो केवल जड़ दिखेगा और पत्ती दिखेगी, और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अब हमारा आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। ये दोनों कैटेगरी जो है बीज के आधार पर बनाई गई है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हिंदी में जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी बोलते हैं, है ना। अनावृत मतलब दिखना, जिसपे कोई आवृत नहीं होता है, घिरा हुआ नहीं होता है कोई चीज से, तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। यानी अनावृत बीजी का मतलब जिसका बीज अनावृत हो, बाहर हो, दिख रहा हो, और इसका बीज फल के अंदर रहता है। आम, अमरूद, कटहल, ये सब कैसे, इसका फल जो है बीज जो है फल के अंदर में होता है। जब तक फल को काटेंगे नहीं, बीज नहीं दिखेगा, लेकिन इसका बीज बाहर नहीं होता है, फल से घिरा हुआ नहीं होता है। महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो नोट करेंगे पहले जिम्नोस्पर्म की। तो पहला यही हो गया, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, नेकेड सीड होता है इसमें। दूसरा हम लोग जानेंगे इसका, इसमें सबसे फेमस है साइकस, साइकस, ठीक है। साइकस, पाइनस सब एक ही कैटेगरी के हैं। साइकस का जो तना है उससे क्या बनता है, साइकस के तना से, साइकस के तने से माड़ निकालता है, जिसको स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च निकाल के साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है ना। साइकस के तना से स्टार्च से बनता है साबूदाना, साबू बोलते हैं इसको। अंडमान में कुछ जनजातियां जो हैं वो साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं, है ना। अंडमान में इसके बीज को भोजन। साइकस को जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। साइकस को जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं।
अगली कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। तो ये बीज के आधार पे है। आवृत्त बीजी इसको कहते हैं हिंदी में। आवृत्त बीजी का मतलब बीज जिसका किसी आवृत्त के अंदर हो, किसी पोल के अंदर हो। जैसे ये फल है, इसके अंदर यहाँ पे बीज है, ये आवृत्त बीजी हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। सबसे पहला फीचर यही है कि बीज फल के अंदर होता है, और साथ में ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बीज भी फल के अंदर होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म ऑफ प्लांट है ये। प्लांट का जितना भी आपने भी देखा था, सबसे डेवलप्ड क्वेश्चन आता है, सबसे डेवलप्ड प्लांट में सबसे डेवलप कौन होता है? तो एंजियोस्पर्म्स ही सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि प्लांट का जो हम स्टडी करते हैं उसमें जो भी सारी चीजें आप फीचर्स प्लांट्स के देखते हैं, सारे फीचर आपको एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। सीड होगा, फ्रूट होगा, फ्लावर होगा, सब कुछ होगा यहाँ। तो जितना भी मेन प्लांट्स है सब इसी के अंदर आता है। अब इसके अंदर दो कैटेगरी है, मोनोकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन। हम लोग को उतना में नहीं जाना है, जिसमें एक बीज पत्र और दो बीज पत्र के आधार पे, है ना। तो वो है, वो सब पढ़ना नहीं हमको ज़्यादा, बस जानना है आपको। उसके बाद आपको इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा जरूरी है जानना। नोट करिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो क्या होता है, भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। भोजन के रूप में आप क्या, गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, चना, जो भी इस्तेमाल करते हैं सब एंजियोस्पर्म। भोजन के रूप में, फाइबर्स के रूप में, मसालों के रूप में, है ना, स्पाइसेस, फाइबर्स, फूड, बहुत सारा यूज है। औषधि, इत्र, रबड़, इस तरह से है इसका यूज। चलिए, गेहूं किस कुल का पौधा है? नहीं, वैसे तो नहीं है। ग्रामिनी। ग्रामिनी फैमिली में गेहूं है, मक्का है, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, जौ, जई, सब कुछ आता है ना। लिलिएसी में लहसुन, प्याज एक्सेट्रा। पाल्मी में नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर, है ना। पाल्मी मतलब पाम टाइप का जो भी होगा वो आएगा। उसके बाद म्यूजेसी है या म्यूकेसी है, इसमें केला आता है ना। केला म्यूकेसी फैमिली में आता है। कुछ यूनिक ऐसा दिखता है कि वो वहाँ है, वो नहीं सकता है कॉमनली, अगर आप नहीं जान रहे हैं। उसी तरह का कुछ, जैसे बांस है, वो किस फैमिली में आएगा? हाँ, ग्रामिनी में ही आता है, इसलिए बांस को स्पेशली आप लिख लीजिए कि ग्रामिनी फैमिली। वीट था, ग्राम था, चना लिख सकते हैं, चना नहीं, गेहूं, मक्का, धान लिख सकते हैं। ज्वार, बाजरा तो है ही, बांस है, जौ है। चलिए एनिमलिया किंगडम देखते हैं। तो अब प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पता है ना। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और यहाँ पे जो एनिमल का जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी है वो सब ये शो करेगा, जैसे मूवमेंट, लोकोमोशन। आपको खाना स्वयं नहीं बना सकता है, लोकोमोशन सब में होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी ऐसे सब में लोकोमोशन और सब आपको दिखेगा। तो इसमें ये भी जानना है आपको, सबसे ज़्यादा ये किंगडम जितने भी हमारे 5 किंगडम, 5 किंगडम में से सबसे बड़ा किंगडम एनिमलिया किंगडम है ना। लिख लीजिए, सबसे लार्जेस्ट किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या सीधे लिखिए लार्जेस्ट किंगडम। अब इसमें हम लोगों ने ये जो इतना ये क्लासिफिकेशन है, इसको यहाँ से यहाँ तक मेटाजोआ बोलते हैं। मतलब कि एनिमल किंगडम को
दो भाग में बांटते हैं। प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हम बता रहे हैं आपको। ये प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, और मेटाजोआ को फिर इसमें बांटेंगे इतना। तो ये प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, तो पहले हम प्रोटोजोआ को देखते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटो का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी ये बहुत ही ये प्रिमिटिव जीव है। एकदम जीवन की जब शुरुआत हुई थी इस धरती पे, उस समय से ये प्रोटोजोआ यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये प्रिमिटिव जीव है। प्रोटो का मतलब ही होता है प्रारंभिक समय से। तो बहुत ज्यादा ये डेवलप नहीं होता है प्रोटोजोआ, हेटेरोट्रॉप्स होता है, विषमपोषी। जैसे इसका प्रोटोजोआ बहुत सारी बीमारियों के लिए भी जिम्मेवार होता है, मानव शरीर में या बीमारियां पैदा करता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का फेमस आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम, अमीबा, है ना, ये सब प्रोटोजोआ है। यहाँ लिख लीजिए एग्जांपल, अमीबा, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? बाइनरी फिजन से होता है ना, नोट कीजिए, ये पूछा जाता है। द्विविभाजन, अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन से अमीबा। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है ये सारा जीव, प्रोकैरियोट्स, है ना, सॉरी, माइक्रोस्कोपिक होता है प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो, और साथ में यूकैरियोट और यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। और दो चार बीमारियों का नाम भी लिख लेंगे, जिससे कि प्रोटोजोअन्स कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं, जिनसे किस बीमारी को वो कॉज करते हैं। एक तरफ लिखिए रोग, दूसरे लिखिए प्रोटोजोआ, इससे ये बीमारी होती है। एंड अमीबा हिस्टोलिका, इस क्या होता है इससे? इससे अमीबियसिस, पेचिस भी बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। रोग का नाम है पेचिस अमीबिक डिसेंट्री, और प्रोटोजोआ का नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिका। एंड अमीबा हिस्टोलिका। एक दूसरा है एंड अमीबा जिंजीवैलिस। एंड अमीबा जिंजीवैलिस, इससे पायरिया होता है, दांतों का रोग है। पायरिया क्या है? दांतों का रोग है ना, मसूड़ों का रोग है। एक है लिशमैनिया डोनोवाली, इससे क्या होता है? कालाजार होता है। अभी कालाजार बीमारी क्यों चर्चा में थी कोरोना के समय पे? कोरोना का जो भी थर्ड वेव आया था, उस समय कालाजार बीमारी क्यों चर्चा में रही? किन्हीं को नहीं पता। म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ब्लैक फंगस की बीमारी, उसका जो ड्रग है, कौन सा ड्रग यूज किया जाता था? किस बीमारी का ड्रग उसमें इस्तेमाल हुआ? हाँ, कालाजार में जिसका एकमात्र इलाज, एक ही दवा है जो कालाजार को ट्रीट करती है, ठीक है, और उसी दवा का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में, उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में होता था। हमें कालाजार बीमारी बहुत चर्चा में रही।